ओके, सो लेट्स बिगिन द एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी। लेकिन ये रैपिड फायर एग्जेम्पशन है। हाँ, दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द स्टूडेंट्स, दैट इज इंटर एज वेल एज फाइनल लेवल स्टूडेंट्स। एक एक सेक्टर वाइज उठाऊंगा, एकदम रैपिड फायर पे जाएंगे। सबसे पहले देख रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर। सर, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विस अगर कैप देगा तो एग्जेम्प्ट है। कैप के अंदर क्या क्या आता है सर? कैप के अंदर होता है क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, फिर ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिसनर और पैरामेडिक्स। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में हॉस्पिटल वगैरह आ जाएंगे, ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिसनर मतलब डॉक्टर, एंड पैरामेडिक्स मतलब ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ, जैसे नर्स हो गए या वार्ड बॉय नहीं आएंगे, नर्स हो गए, लैब टेक्नीशियंस हो गए वगैरह वगैरह। सो अगर हेल्थ केयर सर्विस कैप दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है। दूसरा, कुछ ट्रीटमेंट होती है, लेकिन ये ट्रीटमेंट के लिए पहले पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। ट्रीटमेंट अगर रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हो रहा है, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हिसाब से हो रहा है तो एग्जेम्प्ट है। अब रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन कौन कौन से है? तो देखो, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब रसम ऑफ इंडिया, वी हैव आयुष नेचुरोपैथी। आयुष नेचुरोपैथी में है आयुर्वेदा, एलोपैथी, योगा, उनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, ये 6 हो गए, और 7 वाइज नेचुरोपैथी। ये 7 जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और कभी भी किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन से हो रहा है, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑफ इंडिया, तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट और प्राणिक हीलिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि ये दोनों रिकॉग्नाइज नहीं है, इसमें अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान देना, पी से प्राणिक हीलिंग ट्रीटमेंट है और पी से ही पलिएटिव केयर है। प्राणिक हीलिंग ट्रीटमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन पलिएटिव के लिए एग्जेम्पशन मिल सकता है, बिकॉज पलिएटिव केयर एक टाइप ऑफ एलोपैथी वाली ट्रीटमेंट है। तो एलोपैथी के अंदर ये वाला काम किया जाता है, एक पलिएटिव केयर होता है। और अगर क्योंकि एलोपैथी है तो एलोपैथी रिकॉग्नाइज सिस्टम है, इसलिए वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ट्रीटमेंट हो रहा है तो एग्जेम्प्ट है। पलिएटिव केयर भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन रीकी और प्राणिक हीलिंग ट्रीटमेंट इसके लिए एग्जेम्पशन नहीं है, ये टैक्सेबल है। इसके बाद में है एचटीसीपी सर्जरी। एचटीसीपी सर्जरी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, फुल फॉर्म है हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी। तो अगर हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी है तो उसमें आपको ये किस लिए किया जा रहा है? अगर रिस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट फंक्शंस ऑफ द बॉडी, तो किसी व्यक्ति के बॉडी में प्रॉब्लम हो गया था और जेन्युइन रीजन की वजह से ये हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं। व्हाट इज द जेन्युइन रीजन? कॉन्जेनिटल या फिर बर्थ डिफेक्ट्स बोल सकते हो, डेवलपमेंटल अबनॉर्मलिटीज, धीरे धीरे जब बेबी बड़ा होने लगा तो बाद में प्रॉब्लम देखने को मिली। उसके बाद इंजरी या ट्रॉमा, ये जेन्युइन रीजन है ये 4, और इनकी वजह से अगर एचटीसीपी सर्जरी करवाई जा रही है तो वो एग्जेम्प्ट है। दूसरा, एग्जाम में पूछा था, टू रिपेयर द क्लेफ्ट लिप ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, अगर ये वाली सर्विस दी जा रही है एचटीसीपी सर्जरी तो भी एग्जेम्प्ट है। और एक बार एग्जाम में पूछा कि फेशियल स्कार हो गया था, फेस पे स्कार हो गया था ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, और उसको निकालने के लिए एचटीसीपी सर्जरी किया तो भी एग्जेम्प्ट है। क्योंकि अगर फेस पे स्कार हो गया था एक्सीडेंट की वजह से तो वो इंजरी का पॉइंट है जो कि जेन्युइन है। और क्लेफ्ट लिप ऑफ अ न्यू बेबी मतलब बर्थ के टाइम पे जो डिफेक्ट हुआ था वो वाला, दोनों जेन्युइन वाले केस में आ जाएंगे, इसलिए एग्जेम्प्ट है। फोर्थ वाला, दैट इज डी वाला पॉइंट, अगर गुड लुक्स के लिए या कॉस्मेटिक पर्पस के लिए किया था, जेन्युइन के लिए नहीं किया था, तो एचटीसीपी सर्जरी अगर कर रहे हैं उस पेशेंट की तो वो टैक्सेबल है। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, देखो एक बात समझो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड डेड बॉडी, जो व्यक्ति मर गया है उस डेड बॉडी को ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो वो तो सप्लाई ही नहीं है शेड्यूल 3 के हिसाब से, शेड्यूल 3 पैरा 4 के हिसाब से, फ्यूनरल वाली सर्विस या फिर क्रोमेटोरियम वाली डेथ से रिलेटेड, तो वो एक सप्लाई ही नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट है, पेशेंट का अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं एम्बुलेंस में, अब वो कौन करके दे रहा है? सर, कैप कर रहा है। कैप मतलब क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिसनर या पैरामेडिक्स। अगर ये लोग करके दे रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट तो एग्जेम्प्ट है। एंड अगर एनी पर्सन अदर देन कैप करके देगा तो भी एग्जेम्प्ट है, तो भी एग्जेम्प्ट है, तो भी एग्जेम्प्ट है। ध्यान देना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट अगर कोई भी करे तो एग्जेम्प्ट ही है, इस तरह से समझ लो। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, रेंटिंग ऑफ रूम्स इन अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट इन द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में जब भी कोई व्यक्ति एडमिट होता है उसको एक वार्ड में रखा जाता है, जनरल वार्ड वगैरह बोलते हैं। तो ऐसे तरीके से अलग अलग वार्ड होते हैं। अगर केयर यूनिट है, आईसीयू, आईसीसीयू, सीसीयू एंड एनआईसीयू, अगर केयर यूनिट्स के अंदर उसको रखा गया है तो फिर वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, चाहे पर डे का प्राइस 5,000 हो, 10,000 हो, 25,000 हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर केयर यूनिट नहीं अदर रूम्स में रखा था तो चेक करना, अगर पर डे अप टू ₹5,000 का पर डे चार्ज है तो एग्जेम्प्ट है। और अगर 5,000 से ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल है। फॉर एग्जांपल, पर डे का अगर 7,000 रुपीज है तो मैं बोलूं पूरा 7,000 टैक्सेबल कर देना, ऐसे नहीं कि एक्सेस 2,000 रुपीज। लेकिन अगर एग्जैक्ट 5,000 हुआ तो भी एग्जेम्प्ट है और 5,000 से कम हुआ तो भी एग्जेम्प्ट है, इस बात को ध्यान देना। सर, आगे गए तो बता दिया कि डेड बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे तो सप्लाई ही नहीं है। उसके बाद में हेल्थ केयर सर्विस, अगर डॉक्टर दे रहा है क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट को तो एग्जेम्प्ट है। डॉक्टर अगर पेशेंट्स को देगा तो भी एग्जेम्प्ट है। अब पेशेंट्स को क्लिनिक में दे या उसके
उसके घर जाकर के होम विजिट पे दे, एग्जेम्प्ट है। देखो पहली बात तो डॉक्टर हो जाता है ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, और अगर हेल्थ केयर सर्विस दे रहा है तो डॉक्टर मतलब ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर हेल्थ केयर सर्विस दे तो एग्जेम्प्ट है। अब चाहे हॉस्पिटल वालों को दे चाहे पेशेंट को दे। हॉस्पिटल वालों को कब देता है? तो देखो हॉस्पिटल में कोई बंदा एडमिट होता है तो हॉस्पिटल वाले पेशेंट को सर्विस देते हैं और पेशेंट से अपनी जो भी है उसकी ये पैसा ले लेते हैं, जो एडमिट हुआ था तो उसका बिल ले लेते हैं। बाद में जो भी पैसा लिया था उसके बाद डॉक्टर अपना फीस रेस करता है और हॉस्पिटल वाले डॉक्टर को उसकी फीस देते हैं। तो इट इज टेक्निकली हॉस्पिटल को सर्विस दी है डॉक्टर ने, डॉक्टर टू हॉस्पिटल। सो व्हेन डॉक्टर इज गिविंग सर्विस टू हॉस्पिटल इट इज एग्जेम्प्ट। डॉक्टर अपने क्लिनिक में पेशेंट को ट्रीटमेंट की सर्विस दे तो भी एग्जेम्प्ट है, और अगर पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार है उसके होम विजिट जाकर के उसको हेल्थ केयर सर्विस दी तो भी एग्जेम्प्ट है, बिकॉज डॉक्टर आता है ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन में। उसके बाद में और एक बात समझो सर, ये सीधा यहां से ना मैंने आपको जो पॉइंट नंबर 10 और 11 करा है, इसके बाद सीधा आपको ये वाला पॉइंट करवा देता हूं, पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 एक सिमिलर फ्लो में समझ में आएगा आपको। अगर पेशेंट एडमिट होता है तो डॉक्टर वहां पे चेकअप करने के लिए आते हैं, सुबह और शाम को राउंड रहता है, डॉक्टर का राउंड रहता है। अज्यूम करते हैं डॉक्टर का एक राउंड विजिट पे जब पेशेंट को चेक करके जाएगा तो 2000 रुपीज उसका पर राउंड का चार्जेस रहता है। अब ऐसे केस में जब भी पेशेंट का बिलिंग होता है, फाइनल बिलिंग, तो वो कितने दिन एडमिट था और डॉक्टर ने कितनी बार राउंड पे उसको चेकअप किया वो कैलकुलेशन लेते हैं। तो मान लो डॉक्टर का पर विजिट का राउंड चार्जेस 2000 है तो पेशेंट से 2000 ले लेंगे और पेशेंट को बाद में डिस्चार्ज दे देंगे। अब डॉक्टर के हॉस्पिटल वालों के पास 2000 रुपए आया, लेकिन वो लोग हॉस्पिटल वाले जब डॉक्टर को उसका पेमेंट देते हैं तो उसको 1500 ही देते हैं। मतलब हॉस्पिटल वाले डॉक्टर को 1500 दे रहे हैं लेकिन पेशेंट से 2000 चार्ज कर रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा 500 रुपीज चार्ज किया इसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी अगर हॉस्पिटल ने पेशेंट से चार्ज किया हुआ तो वो एग्जेम्प्ट है। अब आपको ये वाली पॉइंट, क्योंकि ये सर्कुलर के अंदर बोला था रिटेंशन मनी पेशेंट से चार्ज करो तो वो भी एग्जेम्प्ट है। उसके बाद में नर्सेस अगर हॉस्पिटल को सर्विस दे, भाई नर्स तो वहां पे होती है एक तरीके से एम्प्लॉय, तो नर्स अगर हॉस्पिटल में जॉब कर रही है तो वो एम्प्लॉय है, और जब नर्स क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट मतलब हॉस्पिटल को सर्विस देगी तो नॉट अ सप्लाई, बिकॉज एम्प्लॉय गिविंग सर्विस टू एम्प्लॉयर। लेकिन नर्स ने डायरेक्टली पेशेंट को सर्विस दिया, कोई पेशेंट एडमिट कोई बहुत ज्यादा बीमार था और उसको होम विजिट पे जाकर के इंजेक्शन वगैरह जो भी देना था वैसा दिया, तो नर्स अगर पेशेंट को डायरेक्टली सर्विस दे रही है होम विजिट पे तो वो भी एग्जेम्प्ट ही है, बिकॉज नर्स आती है पैरामेडिक्स की डेफिनेशन में, और पैरामेडिक्स अगर हेल्थ केयर सर्विस दे तो वो एग्जेम्प्ट है। इसके बाद में फूड सप्लाई, ये बहुत बढ़िया चीज है, पॉइंट नंबर 14 और 15 साथ में होगा। फूड सप्लाई, जब भी हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता है तो उसको बोलते हैं इन पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, डी इज डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। आईपीडी पेशेंट्स को फूड सप्लाई दिया होता है ना, हॉस्पिटल में अगर रहोगे तो आपको हॉस्पिटल का ही खाना खाना पड़ेगा, तो हॉस्पिटल वालों ने फूड सप्लाई पेशेंट को किया था जो एडमिट वाले पेशेंट है, अगर उनको दिया तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन जो एडमिट नहीं हुए, बस चेकअप कराया और घर जाने वाले हैं, वो एडमिट नहीं हुए वाले पेशेंट्स को अगर फूड सप्लाई किया तो टैक्सेबल है। इनको बोलते हैं ओपीडी पेशेंट्स, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। और अगर कभी पेशेंट एडमिट है तो उसके रिलेटिव और विजिटर भी आते हैं हॉस्पिटल में और वो भी लोग कैंटीन में खाते हैं, अगर उनको भी फूड सप्लाई दिया तो टैक्सेबल है। लेकिन मान लो हॉस्पिटल के अंदर खुद का जो है किचन नहीं है, हॉस्पिटल वाले भी आउटसोर्स करके कैंटीन से, कोई कैंटीन से खाना प्रोवाइड करके लेते हैं, तो वो जो भी फूड सप्लाई उस आउटसोर्स कैंटीन ने हॉस्पिटल को दिया तो वो भी टैक्सेबल है। इसका एग्जांपल मैं बनाता हूं क्लास में, दादू के दाल चावल कैंटीन गिविंग फूड सप्लाई टू भगवान भरोसे हॉस्पिटल, बट दैट शुड बिकम टैक्सेबल। आगे जाकर के इसका क्लियर चार्ट जो मैं है वो बता देता हूं। सर ये देखो इधर, ये दादू के दाल चावल कैंटीन है और इन्होंने फूड सप्लाई किया हुआ है भगवान भरोसे हॉस्पिटल को, ये हो जाएगा टैक्सेबल। अब भगवान भरोसे हॉस्पिटल ने वही फूड सप्लाई अपने आईपीडी पेशेंट्स को जो एडमिट हुए उनको दिया तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर हॉस्पिटल ने वही फूड सप्लाई ओपीडी पेशेंट को दिया तो टैक्सेबल है, और अगर रिलेटिव को दिया तो भी टैक्सेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट वाला चार्ट था ये। इसके बाद पीछे जाता हूं और बाकी के पॉइंट्स को क्लोज करता हूं। सर पॉइंट नंबर 17 आता है आईवीएफ ट्रीटमेंट। कभी कोई कपल को बेबी नहीं हो रहा है तो वो आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाते हैं। आईवीएफ ट्रीटमेंट भी हेल्थ केयर सर्विस में आता है और एग्जेम्प्ट है। जब भी बेबी पैदा होता है तो बेबी और मदर कनेक्टेड होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड से, वो यहाँ से नेवल से जुड़ा होता है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके बाद में ना प्रिजर्व करने का भी चलन होता है। उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड में होते हैं स्टेम सेल्स, तो स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करने की सर्विस जब कॉर्ड ब्लड बैंक देंगे तो वो टैक्सेबल है। ध्यान देना टैक्सेबल है, ध्यान देना टैक्सेबल है। बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सर्विसेज, हॉस्पिटल के अंदर जो भी वो कचरा होता है, इंजेक्शन वगैरह, कॉटन वगैरह, वो उसको बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, और वो बायोमेडिकल वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह करना, ये एक एंटिटी सर्विस देती है। लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट की जो सर्विस होती है वो टैक्सेबल हो जाती है। उसके बाद में
पब्लिक हाइजीन वाले जैसे बाथरूम और वॉशरूम्स, तो आपने स्टेशन पे देखा होगा सुलभ शौचालय और इसकी एड भी आती है, जहां सोच वहां शौचालय। तो ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जगह जगहों पे आपको दिखेगा हॉस्पिटल्स और वॉशरूम्स होते हैं, ठीक है। वो कुछ फ्री वाले होते हैं, कुछ पेड वाले होते हैं, आपको 5-10 रुपए पे करना पड़ेगा, लेकिन वो जो भी सब फैसिलिटीज होती है बाथरूम्स और वॉशरूम्स की, वो सब एग्जेम्प्ट है। उसके बाद में वेटरनरी क्लिनिक, जैसे इंसानों के लिए डॉक्टर के पास जाना क्लिनिक हो जाता है, वैसे जब भी एनिमल्स और बर्ड्स की हेल्थ में इशू होता है तो उनकी हेल्थ केयर के लिए वेटरनरी क्लिनिक सर्विस देते हैं। वेटरनरी क्लिनिक सर्विस देते हैं तो वो बर्ड्स के ट्रीटमेंट के लिए दे, कोई भी एनिमल के लिए दे, इनफैक्ट हॉर्सेस के ट्रीटमेंट के लिए दे, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट है, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर हॉर्स की भी टांग टूटी या हॉर्स की भी तबियत खराब है, उसके लिए वेटरनरी क्लिनिक अगर सर्विस देंगे तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन इसका कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट समझो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जैसे इंसानों में आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है, वैसे जानवरों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना भी एक सर्विस होती है। ये सर्विस जब भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हॉर्सेस के लिए अगर करें तो वो टैक्सेबल है, लेकिन अगर कोई भी अदर जानवर का करे, भेड़ बकरियों का करे, लाइफ स्टॉक का करे, तो वो एग्जेम्प्ट है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। उसके बाद में रेंटिंग ऑफ ऑडिटोरियम बाय हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल के अंदर जो ऑडिटोरियम उसको रेंटिंग पे दिया तो वो टैक्सेबल है। और हॉस्पिटल्स के अंदर जो हॉस्पिटल की टेरिस पे एक होर्डिंग लगाया हुआ है, वहां पे एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होती है, तो होर्डिंग डिस्प्ले जो एडवर्टाइजमेंट की सर्विस है वो हॉस्पिटल वालों ने दिया, और ऐसे केस में वो फेयर एंड लवली, बोरोलिन वगैरह क्रीम को, या कोई नया दवाई आया डोलो 650, तो उसका एडवर्ट करने के लिए तो हॉस्पिटल वालों ने होर्डिंग डिस्प्ले की सर्विस दी, एडवर्टाइजमेंट की सर्विस दी, दैट इज आल्सो टैक्सेबल। दिस कवर्स ऑल द पॉइंटर्स। नाउ आई शुड टेक यू टू द नोट्स। ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब कौन होता है सर? क्वालिफाइड डॉक्टर। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में क्या क्या आएगा? हॉस्पिटल आएगा, क्लिनिक आएगा, नर्सिंग होम आएगा, मैटरनिटी होम भी आता है। मैटरनिटी होम भी आएगा, नर्सिंग होम भी आएगा, इनफैक्ट पैथोलॉजी लैब्स भी आएंगे जहां पे ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं, और डायग्नोस्टिक सेंटर भी आएंगे जहां पे सबर्बन डायग्नोस्टिक्स, जहां पे आप लोग अपना एमआरआई सीटी स्कैन वगैरह करवाते हैं, तो ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी होते हैं और ब्लड टेस्ट वाले पैथ लैब्स भी होते हैं। ये सब कुछ आएगा क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामेडिक्स मतलब ट्रेन मेडिकल स्टाफ, ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल, ट्रेनिंग लेके आते हैं, वो नर्सेस होते हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। ये सारे ट्रेन मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिक्स है। लेकिन वार्ड बॉय और क्लीनिंग स्टाफ ये ट्रेन मेडिकल स्टाफ नहीं होते। तो ये जो भी सर्विस देंगे उसके ऊपर क्या बात हो सकती है? देखो कुछ बात नहीं हो सकती है, क्योंकि वार्ड बॉय और क्लीनिंग स्टाफ ये लोग ट्रेन मेडिकल स्टाफ नहीं है, लेकिन ये हॉस्पिटल को ही सर्विस देते हैं, और क्योंकि ये एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देगा तो वो सप्लाई ही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, डेड बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे तो सप्लाई नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट करे तो इट इज एग्जाम्प्ट। रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या क्या होता है सर? आयुष नेचुरोपैथी होता है, पता है आपको, आयुर्वेदा, एलोपैथी, योगा, उनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी, ये रिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए इनका ट्रीटमेंट एग्जेम्प्ट है। पॉलिएटिव केयर क्योंकि एलोपैथी में आता है इसलिए इसकी ट्रीटमेंट भी एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट और प्राणिक हीलिंग ट्रीटमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 की अगर बात करें तो अदर देन हेल्थ केयर सर्विस, ये तो आपको बताया मैंने, रेंटिंग ऑफ शॉप्स एंड डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये फूड सप्लाई भी बता दिया। इसके बाद में आपको दिखेगा यहाँ पे पैरामेडिक्स। ये पैरामेडिक्स क्या होते हैं ना सर? ये पैरामेडिक्स आपको जैसे अभी एक्स्ट्रा क्लैरिटी का बात कर रहे हैं, तो जब भी नर्सेस सर्विस देती है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल वाले पेशेंट से चार्ज करते हैं, तो ऐसे केस में नर्सेस जब भी सर्विस दे रही है इट वुड बी इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, बट दैट डजंट मैटर, इट शुड बी कंसिडर्ड एज सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट टू द पेशेंट। तो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट मतलब हॉस्पिटल पेशेंट को कुछ भी सर्विस दे, एग्जेम्प्ट है। हाँ, नर्स जब भी सर्विस देती है तो फॉर एग्जांपल नर्सेस दे आर एक्चुअली एम्प्लॉइज, और अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दे तो वो सप्लाई ही नहीं है। उसके बाद कभी कभी सिमिलर सर्विस इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में नर्सेस ने एट होम जाकर के होम विजिट पे वो इंजेक्शन वगैरह देने वाली सर्विस दिया, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट, बिकॉज नर्सेस होती है पैरामेडिक्स और वो भी अगर हेल्थ केयर सर्विस दे तो इट इज एग्जेम्प्ट। आईवीएफ ट्रीटमेंट आपको पता ही है, आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में फुल फॉर्म है, और नीचे योगा का पॉइंट है। सर योगा अगर यहाँ पे कैप करवाते हैं क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, तो हॉस्पिटल में अगर योगा वगैरह करवा रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए वो रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर योगा भी आता है। सर अगर वो कुछ पैसा नहीं चार्ज कर रहे तो सप्लाई नहीं है, और अगर पैसा चार्ज कर रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट मान लिया जाएगा। ये यहाँ पे आपका पूरा डिस्कशन खत्म हुआ हेल्थ केयर सेक्टर का।